63 क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, क्या दे रखा है ये एक फिगर भी दे रखा है ये इसमें। एन इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन द फिगर। ये क्या दे रखा है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल परपेंडिकुलर ये इंटर करता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा वो निकालना है। ए टू द राइट, बी टू द लेफ्ट, सी आउट ऑफ द पेज, डी इनटू द पेज। कितनी बात सुनी। ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में दे रखा है ये क्वेश्चन एज इट इज़, जो दे रखा वैसे फिगर भी उसमें भी दे रखा है। और यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। इसका पूरा डिटेल जो हमने वहाँ बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, और थ्योरी क्लास में आप जाकर देखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरा यूट्यूब पे है, चैनल पे, वहाँ पे जब देखेंगे तो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया, डायरेक्शन भी और बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते पूरा डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे, क्या बताया कि जब कभी चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं या होते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट का भी एक डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो करंट कैरिंग वायर या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा उसको बताने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए उसको दिया है एक रूल, नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना। सॉल्यूशन करें इसको, सॉल्यूशन करें इसको, क्या नाम है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना। इन शॉर्ट FLHT कर सकते, HR लिख सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या बताया कि अपने लेफ्ट हैंड का फर्स्ट थ्री फिंगर 1 2 3 फर्स्ट थ्री फिंगर लेंगे, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देंगे ऐसे। ये जो फर्स्ट फिंगर है, 4 फिंगर है, F और 4 फिंगर, ये फील्ड को बताता है। F से फील्ड लिखेंगे, F से 4 फिंगर भी लिखेंगे, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। और C सेंट्रल, दो इधर बीच में, C फॉर सेंट्रल करंट, सेंट्रल फिंगर हो जाता है, C फॉर करंट भी, C से करंट भी लिखते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ये बताएगा, ये फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ये थंब मोशन का डायरेक्शन बताएगा। मोशन किधर होगा, जिधर फोर्स लगेगा, तो और इनडायरेक्टली हम बोलेंगे फोर्स का डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है ना। कितनी बात सुनिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जिधर फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पे फिगर में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था तो हमने इधर लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। जब भी कभी वायर में जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है उसके अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में लेते हैं, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो फील्ड तो ऐसे हो गया और करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो ये फील्ड है, ये करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होगा, ये हो गया। और ये थंब इनवर्ड है, इनवर्ड थंब का डायरेक्शन है या फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स जो है इनवर्ड लगेगा इस पे। ठीक है ना, फोर्स इनवर्ड लगेगा, तो क्या आएगा हमारा इसमें आंसर, इनटू द पेज, इस पेज के अंदर आंसर हो जाएगा ये डी। कितनी बात सुन रही। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर फर्स्ट थ्री फिंगर लेते हैं, टेक फर्स्ट थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। सेंट्रल फिंगर
central finger represent direction of current. Direction of current. Forefinger direction of magnetic field. Direction of magnetic field. ठीक है ना. एंड थंब जो है, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, ये इसका डायरेक्शन बताता है. कितनी बात सुनिए. तो इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके इसका डायरेक्शन निकालते हैं. और ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का बताया कि एग्जाम्पल में दे रखा है, ये कर सकते हैं. ये बाकी ये क्वेश्चन को हमने थ्योरी क्लास में जो हमारा इस चैप्टर को पढ़ाया हमने, जहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है. ठीक है, वो वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो नोट कर लिए, समझ लिए. बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल का नाम है ILCC अली क्लासेस. उस पर जाकर देखेंगे पूरा डिटेल में, और हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया, एग्जाम्पल कराया गया है, क्वेश्चन कराए गए हैं. और अभी भी बहुत सारे उसमें काम बाकी है, लेकिन वो कंटिन्यू अपलोड चल रहा है, उस पर भी प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, तो इसे नोट करिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं. ये दे रखा क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन 64. अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज and wavelength 25 centimeter respectively. Time taken by it to move through 1 kilometer will be, ये THROUGH, through 1 kilometer will be. एक साउंड वेव है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है 1000 है, वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर है. 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा उसको. ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. सॉल्यूशन दे रखा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना 1000 हर्ट्ज है. वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ लैम्डा से दिखाते हैं. फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे न्यू से दिखाते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू. ये वेव लैम्डा. ठीक है, और ये दे रखा 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना चाहेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो इतना मीटर हो गया. ठीक है, स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ वेव, साउंड वेव ये v से दिखाएंगे. लैम्डा इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. तो ये हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. लैम्डा है 25 इंटू 10⁻⁻², और ये 1000 हर्ट्ज है. इसका स्पीड आएगा ये 250 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 2 0 इसको काट लेगा, 10 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा इसका 250 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर 1000 मीटर. तो टाइम कितना लगेगा, अगर उसकी स्पीड 250 है और 1000 मीटर जाना है तो कितने देर में इसको कवर करेंगे. टाइम टेकन टू ट्रैवल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. जब भी टाइम निकालना हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाते हम लोग, t आ गया. डिस्टेंस रखा 1000 मीटर और ये है 250 मीटर पर सेकेंड. कैंसिल करेंगे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. यानी 4 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा वो वेव. चॉइस में कौन सा दे रखा है इसमें, 4 सेकेंड, यानी कि बी आंसर हो गया इसका. कितनी बात सुन में. ये हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. ठीक है ना. यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी को टाइम ऑफ ऑसिलेशन से भी देते हैं,
टाइम ऑफ ऑसिलेशन का एक फॉर्मूला भी है, चलो उसको भी मैं लिख के दिखा देता हूँ वो, ठीक है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी जो है, ये तो हो गया आपका, स्पीड निकाल लिया, स्पीड से डिस्टेंस और उससे टाइम निकाल लिया। जो न्यू होता है, न्यू जो है 1/t के बराबर होता है, या टाइम फ्रीक्वेंसी जो है ना 1/t ये रिलेशन है। और v अगर निकालना चाहेगा न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू को 1/t से कर देंगे 1/t इंटू लैम्डा, और लैम्डा अपॉन t, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला था, लैम्डा इंटू न्यू लैम्डा अपॉन टी, ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। ये टाइम पीरियड के टर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। दोनों में से क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये रिलेशन याद रखिए, क्या पता क्वेश्चन किस फॉर्म में दे दे। समझ में बात आ रही है। ये भी हमारा साउंड से, तो देखा आपने साउंड के 2 क्वेश्चन आ गए। एक वो हमने बताया था जो स्प्लैश ऊपर से स्टोन गिरा रहे थे उसका था, एक ये भी है स्पीड ऑफ साउंड, 9th क्लास का है, 9th क्लास का चैप्टर, ये साउंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगला ये अगला क्वेश्चन 65 दे रखा है, क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operates 10 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at the rate of ₹3 per unit? ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है 400 वाट, रोज 10 घंटे रेफ्रिजरेटर चल रहा है वो, और पूरा महीना यानी 30 दिन चलाया गया है। अगर 3 रुपये पर यूनिट का रेट है तो कितने रुपये का खर्चा आएगा पूरे महीने का? कितनी बात सुन में, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या बताया कि पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना, ये 400 वाट, ठीक है ना। वर्किंग टाइम कितना है, वर्किंग टाइम 10 hours पर डे, ठीक है। और टोटल डेज कितने हैं, 30 डेज, और रेट पर यूनिट 3 रुपीज है, ₹3 का पर डे का पर यूनिट का रेट है 3 रुपीज। अब इससे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यूनिट्स पर सबसे पहले ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सवाल तो समझ में आएगा। ये इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले ये निकालेंगे कि जो अप्लाइंसेस है, जैसे यहाँ तो एक ही अप्लाइंसेस है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसे फैन भी होता है, कूलर भी होता है, एसी भी होता है, टीवी भी होता है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं घर में। तो उनका कितना टोटल यूनिट्स खर्चा होगा, क्योंकि एक यूनिट जो है 3 रुपये का पड़ रहा है, तो टोटल कितना यूनिट खर्चा होगा, और फिर उसको जो टोटल यूनिट को 3 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट्स कंज्यूम्ड का फॉर्मूला हमारे पास है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, यूनिट्स निकालते हम लोग PTD अपॉन 1000, इतना यूनिट्स आ जाता हमारा। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ अप्लाइंसेस, N नंबर ऑफ अप्लाइंसेस, कितना अप्लाइंसेस, जैसे कि हम लोग बल्ब लगाए हैं तो मान लो 4 बल्ब जल रहे हैं, या पंखा है तो 3 बल्ब पंखे चल रहे हैं, तो एक यहाँ पे N कितना है, कितने अप्लाइंसेस है।
उस अप्लायंस का पावर कितना, P फॉर पावर, पावर कितना है, पावर ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है ना। ऐसे ही T डेली कितने घंटे हम लोग चलाते हैं, टाइम यूज्ड पर डे जो है कितना टाइम तक उसको चलाते हैं, और टोटल डे कितना हम लोगों ने चलाया, यानी महीने में कितने दिन होते हैं या कितने दिन तक चलाया, टोटल डेज यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो एक ही रेफ्रिजरेटर था, N का वैल्यू 1 ले लिया, रेफ्रिजरेटर का पावर है 400 तो 400 ले लिया, वाट में दे रखा तो वाट में ही रहेगा, और टाइम कितना 10 घंटा पर डे चल रहा है, और कितने 30 डेज तक चलाना है, फिर 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 जीरो कट कर देते हैं, 1 2 और इसमें से 1 कट कर लिया, 3 4 12, ये 120 यूनिट्स खर्चा कर देगा ये, यानी पूरे महीने में 120 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। अब बोला कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है 3 रुपये है, तो टोटल बिलिंग कितने की हो जाती है, ठीक, तो कॉस्ट ऑफ बिल इज इक्वल टू रेट इनटू यूनिट, कितना यूनिट खर्चा हुआ किस रेट से, तो ये 3 रुपये का रेट है, 120 यूनिट है, 360 रुपये का बिल बन जाएगा, ये 360 रुपया, ये हमारा 380 आंसर हो गया। ये कितनी बात सुनी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अब ये तो मैंने रेफ्रिजरेटर किया, अगर फ़ैन का होता तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, कितने फ़ैन है, कितने पावर है उस फैन के, पर डे कितने चलाए जा रहे हैं, और उसको फिर 1000 डिवाइड कर लेंगे। मान लो अगर एसी चल रहा है, एसी कितने एसी चल रहे हैं, कितना पावर है एसी का, पर डे कितनी देर तक एसी चला रहे हैं, महीना कितने दिन का है, उससे मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड करो, और उन सारे यूनिट्स को प्लस कर देंगे, तो पूरे घर का बिलिंग हो जाएगी कि हमें ये यूज़ करते हैं, और इतना टोटल यूनिट्स आ गया, और 1 यूनिट्स का जो है कॉस्ट इतना है, तो रेट पता चल गया। कितनी बात सुन में, 1 यूनिट जो होता है बिजली, 1 यूनिट बिजली है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग से चीज़ यहाँ पे, इसे मिटा देता हूँ मैं। 1 यूनिट जो बिजली है वो कितना होता है, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट को किलो को करने के लिए 10⁻³ करते हैं, वाट को करते हैं जूल पर सेकेंड, और आवर को करते हैं 3600 सेकेंड्स। 1 आवर में इतने सेकेंड्स होते हैं, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाता है, 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, 5 जीरो, 36 पे 5 जीरो, 36 पे 5 जीरो जूल, या फिर 3.6 10⁻⁶ जूल। ये हमारा 1 यूनिट में इतना जूल एनर्जी होता है। 1 यूनिट 1 किलोवाट कहलाता है। 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है। अक्सर ये पूछते हैं 1 किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, फोर्स, ऐसे होता है। 1 किलोवाट आवर एनर्जी जूल का एनर्जी का यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 3.6 10⁻⁶ जूल, या फिर यहाँ पे लेंगे 36 लाख जूल। 36 लाख जूल एनर्जी जब खर्चा करेंगे तो 3 रुपया बिजली का बिल देंगे। या अब तो बढ़ गया, तो पहले पुराना रेट है, अब तो बढ़ गया 8 रुपया, 9 रुपये भी हो गए, 10 रुपये भी है। तो अगर 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करें तो 8 रुपया लेंगे, ठीक है ना। बाकी हमारे थ्योरी क्लास का हमने लेक्चर है, जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब पे, तो उसमें हमने बहुत सारी बातें और बताई हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन फिर हम करते हैं इसके बाद, ठीक। ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एएमयू का जो पेपर है 2021-22 का। क्वेश्चन नंबर 66 फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror
should a screen be placed in order to obtain a sharp image? चॉइस दे रखा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर, डी दे रखा 42.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 10th क्लास के बुक का है, एनसीईआरटी क्लास 10 लाइट चैप्टर, और ये एग्जाम्पल है 10.2। ठीक है ना, वो 10.2 का मॉडिफाई करके लिखा है, उसमें जो दे रखा ऑब्जेक्ट का जो हाइट भी दे रखा है, इमेज का हाइट भी पूछा है उसमें, और लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट हटाकर सिर्फ ये पूछा है कि इसका इमेज बनेगा कहाँ पे। कितनी बात समझ में? तो थोड़ा सा उसको चेंज करके, लेकिन है ये एग्जाम्पल नंबर 10.2। कितनी बात समझ में? आगे हम लोग करने जा रहे हैं, आपको जो थ्योरी क्लासेस वाला लाइट का पूरा लेक्चर है यूट्यूब पे, उस पर जाके पढ़िएगा। रे डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, और कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनता है। आ रहा है समझ में? आ रहा भी, तुम आपको आ रहा है? ठीक है ना, तो ये हंस रहा है हमें, तो वो लेक्चर पूरा उसमें कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, इमेज कहाँ बनता है। तो अब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट और इमेज का थोड़ा रे डायग्राम बनाएंगे, और फॉर्मूले दे लेके उसको यूज़ करके बताते हैं क्या है और कैसे बनेगा। ये चॉइस आप लोग लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, चॉइस देख लो, लिख लो। इसको मिटा देता हूँ मैं, और इसे मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव मिरर एक जानते तो होंगे, कॉनकेव मिरर में जो रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं, मैं यहाँ पे इस तरह बनाता हूँ, रे डायग्राम कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर इसको मिटाऊँगा। ये दे रखा हमारा एक, ये कॉनकेव मिरर है, ये इस तरह से लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है इसका, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ होता वो 2F कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ये 25 सेंटीमीटर पे, यानी यहाँ के 30 से पहले, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो एक रे डायग्राम ऐसे जाता है पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल जाता है, और फिर एक जो ना फोकस से निकालेंगे, और फोकस से जब जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये बनेगा यहाँ इमेज। ये रे डायग्राम हमने बताया, ये इंसिडेंट था, ये गया, ये आया, और फिर ये एक फोकस से पास किया तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो गया, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ मिलते हैं वहाँ इमेज बनता है, और जो इमेज बनता है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है ना, रियल इमेज बोलते हैं लॉजिक के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, जैसे हमने बताया है इसको। ठीक है, दे रखा है इसका 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, u माइनस एफ हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो u इंटू एफ अपन u माइनस एफ। ये हमारा एक फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर हमें यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। v के लिए, अगर u के लिए लेते, अगर u लेना होता तब भी यही चीज़ होता है, और अगर u लेते सपोज यहाँ पे 1/u इज इक्वल टू, सॉरी 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v है ना, ये एलसीएम ले लेंगे, v माइनस f 1/u, उलट देंगे, u इज इक्वल टू vf अपॉन v माइनस एफ। तो u का वैल्यू निकालना हो तो ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, v एंड f को मल्टीप्लाई, v में से f को माइनस कर देंगे। अगर v निकालना तो u को f से मल्टीप्लाई कर दें, u माइनस f कर लेंगे। ये हमारा दोनों में से कोई भी फार्मूला निकालना हो ये निकाल सकते हैं। या फिर अगर f निकालना हो, f अगर निकालना हो तो इसको एलसीएम लेंगे, कहाँ गया ये, इसको एलसीएम लेंगे तो uv हो जाएगा, u प्लस v आ जाएगा इज इक्वल टू 1/f, और रेसिप्रोकल करते f इज इक्वल टू u इंटू v एंड u प्लस v। यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ रहा है f का वैल्यू। ठीक है, हम लोग चाहें तो डायरेक्ट इतना ना करके हम लोग यहाँ पोजीशन बनाए, यहाँ ये अगर वो हमें याद है, थ्योरम और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर u निकालते v f v माइनस एफ,
V निकालना है, यू एफ यू माइनस एफ, और एफ निकाल, यहाँ नीचे माइनस में है इन दोनों में, लेकिन अगर फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं यू इंटू वी एंड यू प्लस वी, यहाँ प्लस में है, इन दोनों में माइनस में है। कहती बात सुन में। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखा, जो वैल्यूज़ दे रखे, उसके हिसाब से हम लोग, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी निकालने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसे यूज़ करते वैल्यू डालते हैं, ये सब मिटा देना हम लोग, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे, ये जो वैल्यू डालेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ, तो v इज़ इक्वल टू u कितना -15 डिस्टेंस ऑफ सॉरी 25, ये u जो है ना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 25 है, f कितना -15 अपॉन u कितना -25, फिर ये -15, कितनी बात सुन में, ये साइन के साथ लिखा मैंने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 इंटू 15 हो जाएगा ये ऊपर में, और ये 25 माइनस में रहेगा, प्लस में 15 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 25 इंटू 15 ये ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस में 10 आ जाएगा हमें, ठीक है ना। इनको माइनस आ जाएगा, इसको अगर लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 37 -10, ठीक है ना। इसको 10 से डिवाइड कर -37.5 सेंटीमीटर, इतना दूरी पे 37.5 सेंटीमीटर के दूरी पे इमेज बनेगा इसका, और माइनस का मतलब लेफ्ट में बनेगा। तो साइन कन्वेंशन माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में बनेगा, और डिस्टेंस कितना 37.5, यानी इसका आंसर हो गया ये सी। बताया था हम लोग ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई होगा, और एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो शॉर्ट में हमने निकाल दिया, इसको यूज़ करने का प्रैक्टिस करेंगे इंट्रेंस के टाइम में, क्योंकि इतना करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर कंपटीशन में करना टाइम बचाना है तो जो डाटा दे रखा उसको डालेंगे, लेकिन डेटा को यूज़ करने से पहले उसका प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज़ करना है, तभी जाके वो करेक्ट आंसर आएगा, वरना फिर आंसर नहीं आएगा। कितनी बात सुन नहीं समझ में आए तो नोट कर लिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, समझिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा, अगला क्वेश्चन 67, ठीक है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 8 ओम आर कनेक्टेड टू अ ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स विल बी। 3 रजिस्टर है, और तीनों रजिस्टर्स को इस तरह से ज्वाइन किया कि एक ट्रायंगल बना लिया है, तीनों ही रजिस्टर इक्वल है, 8 ओम के ईच है। तो अगर एक ट्रायंगल बना लिया तो किसी 2 टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। चॉइस में दे रखा 1/24, 3/16, 16/3, 24, ये हमें चॉइस में दे रखा, इनमें से कौन सा होगा। एक फिगर बनाते पहले तो समझ में आएगा, ठीक है ना, और फर्दर समझ में आएगा ये। कितनी बात सुन में, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इक्वल रेजिस्टेंस जो है ना इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। ये ए बी सी, ये हमने 3 टर्मिनल ले लिए, तीनों वर्टेक्स ले लिए, और ये 8 ओम के तीनों रजिस्टर जो है लगे हुए हैं, ठीक है, 8 ओम के। अब बोला किसी 2 टर्मिनल के रेस्पेक्ट में लेना चाहें, जैसे हम लोग बी एंड सी के रेस्पेक्ट में लेना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लो हम बी एंड सी के टर्मिनल लेना, बी एंड सी के, तो जब हम बी एंड सी टर्मिनल कंसीडर करेंगे तो उस वक्त ये रेजिस्टेंस 8 ओम का जो ए बी में लगा हुआ है, ये रजिस्टर 8 ओम का जो ए सी में लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज़ में काउंट होंगे, ठीक है ना, और ये उसके बी सी पैरेलल में आ जाएगा। सो इफ़ we take the terminals B and C, then the resistor
registers of in an AB and AC are in series, ठीक है ना, ये सीरीज में हो जाएगा और इसका बी ए सी का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस along BAC is 8 + 8 16 ओम, ठीक है ना। इसको अगर हम दोबारा से एक दूसरा फॉर्म बना देते हैं, इसका ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ये ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा ये बी पॉइंट ले लेते हैं और ये सी पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं। तो ये 8 ओम का, ये भी 8 ओम का, ये तो सीरीज़ में आ गया और ये 8 ओम का ये इसके पैरेलल में आ गया, इसके बी एन सी के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों सीरीज़ में था तो दोनों प्लस कर दिया, 8 + 8 16 ओम। जो सीरीज़ में होता है उससे हम लोग प्लस करते हैं, पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल करके सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर होता है जब पैरेलल होता है। तो अब इसका जो है इन दोनों का ऐड करके 16 हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट बनाएंगे यहाँ पे, ये एक 16 ओम का आ गया ये, और इसके जस्ट पैरेलल में ये 8 ओम का आ गया, ठीक है ना। और इस तरह से अब इसका निकालना है, ठीक है ना। अब क्या बताया कि यहाँ पे नाउ 16 ओम एंड 8 ohm resistors are in parallel, ठीक है ना। अब ये सिक्सटीन ओम एंड 8 ओम का जो रजिस्टर है ये दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो वैसे तो हम लोग रेसिप्रोकल का सम करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/RP = 1/R1 + 1/R2, ठीक है ना, दो होते हैं तो। लेकिन इसको अगर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं तो RP = R1 × R2/R1 + R2। दो रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ऊपर में इक्विवेलेंट रजिस्टर जब निकालते हैं तो ऊपर में प्रोडक्ट होता है, नीचे में सम होता है। उन दोनों रजिस्टर का प्रोडक्ट ऊपर निकालिए, न्यूमरेटर में आता है, और उन दोनों रजिस्टर का सम डिनोमिनेटर में आता है। तो इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे। अब एक रजिस्टर R1 अगर 16 है, R2 8 है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना जगह पैरेलल में है, तो इसे मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या जगह इसको R पैरेलल में लेते हैं तो 16 × 8/16 + 8, ठीक है ना। 16 × 8/24 प्लस कर दिया, ये 8 3 16/3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 16/3 ओम, और ये हमारा सी आंसर हो गया। ये कितनी बात सुन में, ये था रजिस्टर का जब सीरीज़ में एंड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में था। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, फिज़िक्स का क्वेश्चन यहाँ पे जो 2021-22 में था, 51 से शुरू होकर और 67 पे आके, यानी कि 17 क्वेश्चन थे। और देखा आपने कैसे क्वेश्चन है, इसमें हार्डली 2-3 क्वेश्चन जो थे जो कंसेप्ट बेस्ड थे, अदरवाइज सभी क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल्स हैं, यानी एक तरह का मैथमेटिक्स है। यानी इसमें मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फार्मूले को याद करना है या फार्मूले को देखना है, फिर उस फार्मूले के बेस पे उसको वैल्यूज़ को डालने हैं, सिंप्लीफाई करना है, तब जाके आंसर आएंगे। यानी अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है फिज़िक्स में ज़्यादा होता है मैथ के कंपेयर में। और फिज़िक्स मैथ भी है क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा है। यानी 30 क्वेश्चन मैथ तो मैथ था ही था, 30 में ये आता कि 20-22 क्वेश्चन थोड़ा सा
10-12 क्वेश्चन तो एवरेज मिल जाते हैं, इजी टाइप के होते हैं, और 15-17 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो थोड़ा कैलकुलेशन होते हैं, और 2-4 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। वो बियॉन्ड कोर्स भी होने लगता है, यानी कोर्स से थोड़ा सा हटकर ऊपर आने लगता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए, मैथ के लिए। लेकिन फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स मैथ से भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। क्यों? क्योंकि एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना ही करना है, दूसरा उसका फार्मूला है और कंसेप्ट है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कंसेप्ट में डालना है, फार्मूले को अरेंज करना, यूज़ करना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये फिज़िक्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब आपको मैथ सिर्फ 30 क्वेश्चन मैथ नहीं है, अगर देखेंगे ओवरऑल तो एटलीस्ट 45 क्वेश्चन आपको मैथ करने हैं 100 में। 45 क्वेश्चन का 2 आवर्स, और 2 आवर्स बहुत कम होता है, 120 मिनट एक क्वेश्चन को करना, समझना। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस। आप ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और नसीब से बहुत कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, तुक्का लगा देते हैं और सोचते हैं अरे मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन तुक्का से सब सवाल सही नहीं हो सकते। तुक्के से 1-2 सवाल सही हो जाएंगे, 2-4 सवाल, लेकिन ऐसा कि सभी ज़्यादातर सवाल सही हो जाए, ऐसा रेयर है, ऐसा रेयर है। किसी किसी का ऐसा नसीब होता है, लेकिन बाकी लोगों को तो अपने मेहनत से ही सिलेक्शन करना है। तो आप चाहते हो कि मैं मेहनत करूं, आप सिलेक्शन चाहते एमयू जामिया में कहीं पे भी, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेंगे। और तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, उनका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, लेकिन आप उसमें से सबको देख के समझो कि कौन सा वीडियोज़ किसका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, या जो कंटेंट है, जो मोड है, वो तरीका है, कंटेंट है, वो आपको करियर को कौन फ़ायदा करेगा, किसके आप ज़्यादा समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और अच्छा आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप सब्सक्राइब करो तो जितने भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको अपडेट आते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाने ही अनजाने में ही सही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, कितना कंटेंट होगा, ये अभी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन अगर मैं करता रहा तो मेरा ये चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है और जो मेरा मोड ऑफ टीचिंग होगा, जो मोड ऑफ रेगुलरिटी होगा, आपको मैं समझता हूँ शायद किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इतना इस पर प्रैक्टिस कराते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहेंगे कि आपको घर बैठे ही सिंसियर होकर अगर करेंगे तो 70 to 80% चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे रिस्पेक्टिव कोर्स में, कंपटीशन में, जिसके आप हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, और देखिए कौन कौन क्या पढ़ा रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मगर उनका तरीका, उनका कंटेंट, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, या उनमें क्या प्लानिंग है, क्योंकि होता ना, कुछ दिन तो अच्छी प्लानिंग चलती है, फिर कुछ दिन के बाद कुछ ऐसे हालात होने लगते हैं, वो प्रोग्राम चेंज हो जाता है, फिर दूसरा प्रोग्राम चलने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत दफ़ा होता है। आप, ऐसा नहीं है कि आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब में पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको इससे बहुत फ़ायदे पहुँचेंगे, ठीक है। तो नोट कर ले, इसे समझिए। और हम, अगर कोई ओपिनियन देना है, राय देना है कि ऐसा नहीं ऐसा, तो आप लिख सकते हो, फिर मैं अपने हिसाब से, जैसे मुझे सहूलत ज़रूरत होगी और मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज़ पे करना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, उस पर काम करूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।